हेलो फ्रेंड्स, डैफोडिल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पवन कुमार सेन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप हमारी कक्षाओं का भरपूर आनंद उठा रहे हैं, आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमें वीडियो में किसी भी प्रकार का अपग्रेड वगैरह वगैरह करना है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था छोटी आंत के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है उसमें सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक अवशोषण होता है। उसके अलावा छोटी आंत का जो ग्रहणी भाग है वो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है, कैपिटल सी आकार का होता है। अग्नाशय से अग्नाशी रस ग्रहण करता है, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम क्या करते हैं, भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं। इसी प्रकार हमने पढ़ा था लीवर है, यकृत है, उससे पित्तरस या पित्तों का स्रावन होता है जो वसा का पायसीकरण करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि आंतरीय रस है, वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग की आंतरिक सतह के द्वारा या आंतरिक भित्ति के द्वारा किसका स्रावन होता है, आंतरीय रस का स्रावन होता है। इंटेस्टाइन जूस रिलीज होता है। ये जो इंटेस्टाइन जूस है इसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं। वो पाचक एंजाइम किस प्रकार से है देखिए। डॉक्टर सुफर न्यू माल लाइट, ये एक छोटी सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। जरूरी नहीं है ट्रिक याद रखो, आपकी अपनी ट्रिक हो सकती है, क्योंकि सब इंटेलिजेंट आजकल। अपनी ट्रिक बनाइए, याद रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साइंस ज्यादातर ट्रिकों से नहीं चलती। जिस प्रकार जीके में अपन ट्रिक यूज करते हैं उस प्रकार साइंस में ज्यादा ट्रिकें यूज नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर डाइपेप्टाइडेज, क्या है ये, डाइपेप्टाइडेज। ये क्या है, सुक्रेज। एफ से बनेगा फोस्फेटेज, अरे छोड़ दो, ठीक है। न्यू का बनेगा न्यूक्लिएजेज, माल से बनेगा माल्टेज, मां से बनेगा माल्टेज, ठीक है। और ले से बनेगा लेक्टेज, और लाई से बनेगा लाइपेज। डाइपेप्टाइडेज, सुक्रेज, न्यूक्लिएजेज, लैक्टेज, लाइपेज, माल्टेज और फोस्फेटेज, ये क्या है, विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, आंतरीय रस के अंदर पाए जाते हैं। ये कैसे क्रिया करते हैं वो देखिए। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले नंबर 1 सुक्रेज, नंबर 2 लैक्टेज, नंबर 3 सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। नंबर 3 पर अपन बोल सकते हैं माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम हैं। ये किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है। सुक्रेज है वो सुक्रोज का पाचन करेगा, लैक्टेज है वो लैक्टोज का पाचन करेगा, और माल्टेज है वो माल्टोज का पाचन करेगा। सुक्रेज है वो सुक्रोज का पाचन करता है, लैक्टेज है वो लैक्टोज का पाचन करता है, और माल्टेज है वो माल्टोज का पाचन करता है, जो डाइसैकेराइड प्रकार की क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे बात करते हैं। अब ये जो डाइपेप्टाइडेज, अगर किसकी बात करें, डाइपेप्टाइडेज है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। डाइपेप्टाइडेज किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। 4 नंबर पे डाइपेप्टाइडेज, ये किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ठीक है, अब देखिए
अब ये जो न्यूक्लिक एजेज है, ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। लाइपेज के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ये किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज है वो किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। फोस्फेटेज है, फोस्फेटेज फोस्फेट समूह जैसे लवणों का पाचन करता है। फोस्फेट समूह जैसे लवणों का पाचन करता है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है न्यूक्लिक एजेज। न्यूक्लिक एजेज है वो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लिक एजेज है वो किसका पाचन करता है? न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। न्यूक्लिक एजेज के बारे में सुनिए। न्यूक्लिक अम्ल, अब न्यूक्लिक अम्ल है ना, उसे न्यूक्लिक एजेज, न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक एजेज, न्यूक्लियोटाइड एवं अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोसाइड में बदल देता है। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक एजेज है वो न्यूक्लियोटाइड एवं न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है। अब देखिए यहां पर एक पाचक एंजाइम और आ जाता है कई बार, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। ये जो न्यूक्लियोटाइडेज है वो न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है और न्यूक्लियोसाइडेज किसमें बदलता है? न्यूक्लियोसाइड में बदलता है। अब न्यूक्लिक अम्ल आपको पता है एक प्रकार की पेंटोज शर्करा होती है, जो एक प्रकार का क्या है? बहुलक है। बहुत सारे छोटे एकलक, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला वाले दीर्घ अणुभार वाले एक यौगिक का निर्माण करती है, जिसे अपन पॉलीमर या बहुलक बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमर या बहुलक। उसी प्रकार न्यूक्लिक अम्ल भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, पॉलीमर है। ये बहुत सारी छोटी छोटी एकलक या इकाइयों से मिलकर बनता है और ये छोटी छोटी एकलक या इकाइयां कौन सी है? न्यूक्लियोसाइड। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अगर पूछ लिया जाए न्यूक्लिक अम्ल के एकलक का नाम बताइए, न्यूक्लिक अम्ल का एकलक बताइए, तो क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड में एक फोस्फेट समूह जुड़ता है ना, तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड में एक फोस्फेट समूह बनता है तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है। इस प्रकार की कई बातें हैं जो हम जब न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए पढ़ेंगे उसके साथ मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे बात करें। अब हमने यहां पर दो ग्रंथियों की बात की थी, याद कीजिए, अग्नाशय एवं लीवर। अग्नाशय और लीवर। अग्नाशय से हमने अग्नाशयी रस ग्रहण किया था, ठीक है, वो छोटी आंत के बारे में था। उसी प्रकार 2 नंबर पे हमने पढ़ा था लीवर। 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? लीवर की लीवर से पित्त या बाइल्स रिलीज होते हैं, पित्त या बाइल्स रिलीज होते हैं। अब सुनिए आप एक पहले कि इस प्रकार से भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन किसकी सहायता से होगा? आंतरीय रस एवं अग्नाशयी रस, वो भोजन का पाचन कर देंगे। अब ये जो पचित भोजन है, वो छोटी आंत के दूसरे भाग में जाएगा। पचित भोजन है वो छोटी आंत के दूसरे भाग में जाएगा। अब ये छोटी आंत का दूसरा भाग कौन सा है? अगर शुद्रांतर। और अगर शुद्रांतर से भोजन है वो अपचित भाग है, वो कहां जाएगा? शुद्रांतर में जाएगा। उसके बारे में अपन बात करते हैं, किस प्रकार से यहाँ भोजन का अवशोषण होता है और किस प्रकार से भोजन आगे की ओर गति करता है। देखिए, तो ग्रहणी में भोजन का क्या हुआ है? ज्यादा से ज्यादा पाचन हुआ है। ग्रहणी में भोजन का ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ है? पाचन। अब ग्रहणी के बाद छोटी आंत का दूसरा भाग है अग्र शुद्रांतर। अब सुनिए, अब ये जो अग्र शुद्रांतर है, वो छोटी आंत का मध्य भाग है। अगर शुद्रांतर है वो छोटी आंत का क्या है? मध्य भाग है। अगर शुद्रांतर है छोटी आंत का मध्य भाग है।
अगर शुद्रांतर छोटे आंत का मध्य भाग। अब सुनिए, अब बात की जाए कि पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहां होता है? अग्र शुद्रांतर में होता है। पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण अग्र शुद्रांतर में होता है। अब देखिए आगे आगे बात करते हैं। अब ये जो अवशोषण होता है, ये अवशोषण होता है छोटी आंत में उपस्थित छोटे छोटे रसांकुर, छोटे छोटे रसांकुर या विलाई नामक प्रवर्धों की सहायता से, छोटे छोटे रसांकुर या विलाई नामक प्रवर्धों की सहायता से। अब देखिए, और तीसरा पार्ट है, आपको पता है, तीसरा पार्ट है, मैंने कौन सा बताया था बताइए? क्षुद्रांतर, क्षुद्रांतर। अब ये जो क्षुद्रांतर है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्षुद्रांतर है। छोटी आंत का सबसे बड़ा एवं अंतिम भाग क्षुद्रांतर, जिसे अपन इलियम बोलते हैं, इलियम। अब ये देखिए, ये क्षुद्रांतर है वो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, और इसमें यहां जो मध्य भाग में जो भोजन के घटक अवशोषित नहीं हो पाते, उनका अवशोषण कहां होता है? क्षुद्रांतर में होता है। उनका अवशोषण कहां होता है? क्षुद्रांतर में होता है। यहां पर मुख्य रूप से आप याद रख सकते हो, एक नंबर पे लवण और 2 नंबर पे विटामिन। लवणों एवं विटामिनों के अवशोषण के प्रति मुख्य रूप से कौन सा आहार नाल का भाग उत्तरदायी है? तो वो है क्षुद्रांतर। तो सर्वाधिक लवणों एवं विटामिनों का अवशोषण कहां होता है? छोटी आंत के अंतिम भाग क्षुद्रांतर में होता है। 3 बातें थी, ग्रहणी उसमें सर्वाधिक पाचन हुआ, मध्य भाग अगर शुद्रांतर जिसमें सर्वाधिक अवशोषण हुआ, अंतिम भाग जो सबसे बड़ा भाग है जिसमें लवणों एवं विटामिनों का अवशोषण होता है जल के साथ। और ये अंतिम भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अंतिम भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है, जिसका हम अध्ययन बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन ने 2 पाचक ग्रंथियों का जिक्र किया था, याद कीजिए, अपन ने 2 पाचक ग्रंथियों का जिक्र किया था। पहली ग्रंथि थी अग्नाशय और दूसरी ग्रंथि थी लीवर। तो हमें अग्नाशय और लीवर के बारे में पढ़ना होगा। अब देखिए, अपन ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं ना, तो वहां पे 3 प्रकार की ग्रंथियां आती है। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां, नंबर 2 बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और नंबर 3 मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोनों को सीधे रक्त में मिलाकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइम्स ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, ये सब किस प्रकार की ग्रंथि है? अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथियां है, जो एक अलग से टॉपिक लगता है आपके। अब 2 नंबर पे आती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां। 2 नंबर पे क्या आती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अब बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो अपने हार्मोनों या उत्पादों को एक विशेष नलिका की सहायता से निश्चित अंग तक पहुंचाती है, एक विशेष नलिका की सहायता से निश्चित अंग तक पहुंचाती है। जैसे अश्रु ग्रंथि, आंसू एक नलिका के द्वारा आंखों में पहुंचते हैं। दुग्ध ग्रंथि जिस प्रकार स्तनों से दूध का स्राव होता है, दुग्ध ग्रंथि। ठीक है, अब दुग्ध ग्रंथियां वो अंगूर के गुच्छे के समान होती है, वो एक पाइप के द्वारा एक बड़ी वाहिका से जुड़ते हुए स्तनों के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। 3 नंबर पे अपन बात कर सकते हैं स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथि। ये सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। ये सब क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथियां है। और 3 नंबर पे होती है मिश्रित ग्रंथियां। 3 नंबर पे क्या होती है? मिश्रित ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। अर्थात वो अपने कुछ पदार्थों को तो सीधे रक्त में मिलाकर एक निश्चित अंग तक पहुंचाती है, और कुछ पदार्थों को डायरेक्ट नलिका के द्वारा एक निश्चित अंग तक भेजने का कार्य करती है। तो वो ग्रंथियां कौन सी है? 3 ग्रंथियां ऐसी मिश्रित ग्रंथियां कौन सी है बताओ? नंबर 1 अग्नाशय, नंबर 2 वृषण जो मानव नर में पाए जाते हैं, और नंबर 3 अंडाशय जो मानव मादा के गर्भाशय के दोनों ओर संख्या में एक यानी एक जोड़ी अंडाशय मादा गर्भाशय के दोनों ओर पाए जाते हैं। तो अंडाशय, वृषण और अग्नाशय ये किस प्रकार की ग्लैंड है?
मिश्रित प्रकार की ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्लैंड। अब अपन बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय जिसे अपन पैनक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय। याद कीजिए इस प्रकार से ग्रहणी भाग, ये छोटी आंत का ग्रहणी भाग था और यहां से एक पत्ती नुमा संरचना इस प्रकार से निकली हुई थी, उसे अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय या पैनक्रियाज बोलते हैं। अब देखिए अग्नाशय है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय वो एक प्रकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात वो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। ठीक है, 2 नंबर पे बात करते हैं अपन कि अग्नाशय है उसके ऊपर की ओर क्या पाया जाता है, अमाशय। ऊपर क्या पाया जाता है, अमाशय। नीचे क्या पाई जाती है, छोटी। देखो ऊपर पाया जाता है अमाशय, यहां पर छोटी, इस भाग में पीछे की ओर क्या पाई जाती है, तिल्ली या स्प्लीन पाई जाती है, तिल्ली या स्प्लीन। और यहां से ये किससे घिरा रहता है, ग्रहणी भाग से घिरा हुआ रहता है। अब अग्नाशय वो हल्के लाल रंग का अंग होता है, हल्के लाल रंग का एक अंग होता है। और इसकी संरचना है ना, इसकी संरचना अनियमित आकार की, यह अनियमित आकार का एक पत्तीनुमा अंग है, अनियमित आकार का एक पत्तीनुमा अंग है। पत्ती मत लिख देना, पत्तीनुमा अंग है, कभी बोल दो पत्तीनुमा अंग, पत्तीनुमा अंग है न कि पत्तीनुमा। ठीक है, पत्तीनुमा अंग है। अब देखिए ये देखने में एक लीफ या पत्ती की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक पत्तीनुमा अंग है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि अग्नाशय, अग्नाशय मैंने आपको पहले बताया अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में यह किसका निर्माण करता है, अग्नाशी रस का। किसका निर्माण करता है, अग्नाशी रस का। और यह अग्नाशी रस कहां, एक वाहिका के द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में, एक वाहिका के द्वारा छोटी आंत के ग्रहणी भाग में पहुंचता है। और जिसमें क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लास्ट वीडियो में जाकर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर हमने पाचक एंजाइम पढ़े थे। ठीक है, जो क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है, यह विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। अब चलो बात बताइए कि जो अग्नाशय है उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, अल्फा और बीटा। नहीं, आपको याद रखना है, अक्सर हम गलती करते हैं कि अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा और बीटा। डिटेल से पढ़ना है कौन सी कोशिका होती है, कौन कौन सी कोशिका होती है, उनके कितने कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में हमें जानेंगे। देखिए अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, अग्नाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 लैंगरहैंस द्वीप कोशिका, लैंगरहैंस द्वीप कोशिका। नंबर 1 है लैंगरहैंस द्वीप कोशिका। और नंबर 2 लैंगरहैंस द्वीप कोशिका और नंबर 2 एसिनाई कोशिका, एसिनाई सेल या एसिनाई कोशिका। अब ये जो लैंगरहैंस द्वीप कोशिका है ना, वो एसिनाई कोशिकाओं के मध्य कहीं कहीं पाई जाती है। लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं हैं वो एसिनाई कोशिकाओं के मध्य कहीं कहीं पाई जाती है। देखिए
अब देखो एक नंबर पे कौन सी कोशिका है, एसिनाई कोशिका, एसिनाई कोशिका। और नंबर 2 है लैंगर हैंस द्वीप कोशिका, लैंगर हैंस द्वीप कोशिका। अब ये जो एसिनाई कोशिका है वो किसका निर्माण करती है, अग्नासी रस का, अग्नासी रस का। एसिनाई कोशिकाएं हैं वो अग्नासी रस का निर्माण करती है, एसिनाई कोशिकाएं हैं वो अग्नासी रस का निर्माण करती है। और अग्नासी रस क्या करता है, उसमें उपस्थित होते हैं पाचक एंजाइम जो भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे, जो भोजन का क्या करेंगे, पाचन करेंगे। अब देखिए आगे, अब ये जो लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं, ये जो लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ये होती है 3 प्रकार की। नंबर 1 अल्फा कोशिका, नंबर 1 है अल्फा कोशिका, नंबर 2 बीटा कोशिका, और नंबर 3 है गामा या डेल्टा कोशिका। ज्यादातर डेल्टा कोशिका आता है, उसके अलावा डेल्टा की जगह गामा भी आ सकता है, डेल्टा या गामा कोशिका। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा या डेल्टा कोशिका। अब सुनिए आगे, अब ये जो अल्फा कोशिका है वो निर्माण करती है किसका, ग्लूकेगोन का। किसका निर्माण करती है, ग्लूकेगोन हार्मोन का, ग्लूकेगोन हार्मोन का निर्माण करती है। अल्फा कोशिका ग्लूकेगोन हार्मोन का निर्माण करती है। और बीटा कोशिका, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, या तो ये पूछ लेते हैं कि बीटा कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, या आपने सुना है इंसुलिन, बहुत बार जिक्र सुना है आपने, 8वीं 9वीं 10वीं सब क्लासों में वर्णन है इसका, ठीक है। जो लोग साइंस से नहीं है उन्होंने भी इसके बारे में सुना है, इंसुलिन सुना होगा। अगर किसी व्यक्ति को जन्मजात शुगर है या जिसमें शुगर ज्यादा है उसे डायरेक्ट किसका इंजेक्शन लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, वही इंसुलिन। तो बीटा कोशिका है वो किसका स्रावन करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। बीटा कोशिका है वो किसका स्रावन करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। और 3 नंबर पे गामा या डेल्टा कोशिका, डेल्टा या गामा कोशिका, वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। ग्लूकेगोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब देखिए, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डेल्टा या गामा कोशिका के बारे में। ये जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है ना, वो लैंगर हैंस द्वीप कोशिकाओं की अल्फा और बीटा कोशिकाओं से ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर बता सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, चलो ये पढ़ने के बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए सोमेटोस्टेटिन, अब ये जो अल्फा कोशिका है वो ग्लूकेगोन का निर्माण करेगी, बीटा कोशिका है वो इंसुलिन का निर्माण करेगी, और गामा या डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब सुनिए, ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब आगे बात करते हैं ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के क्या कार्य हैं। ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन के क्या कार्य हैं। देखिए, नंबर 1 पर बात करते हैं अपन इंसुलिन। नंबर 1 पर बात करते हैं अपन इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है वो हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। शर्करा यानी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है।
तो यानी ये ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित कर रहा है, यानी ग्लूकोज को किसी अन्य कंपाउंड या यौगिक में चेंज कर रहा है, ग्लूकोज को अन्य कंपाउंड या यौगिक में चेंज कर रहा है। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहां स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। किसमें स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, अब 2 नंबर पे दूसरा हार्मोन कौन सा है, ग्लूकेगोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, ग्लूकेगोन। अब देखिए ये जो ग्लूकेगोन हार्मोन है, ये जो ग्लूकेगोन है हार्मोन है, वो इंसुलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज से क्या बना था, ग्लाइकोजन, जब आवश्यकता होगी तब ग्लूकेगोन हार्मोन ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वापिस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन को वापिस किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ग्लूकेगोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को वापिस ग्लूकोज में बदलता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संगठन, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संगठन मुख्य रूप से किस यौगिक के रूप में होता है, मुख्य रूप से किस यौगिक के रूप में होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोजन। किसके रूप में, ग्लाइकोजन। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का संगठन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, और एक बार ये भी पूछा गया था कि कवक है उसमें भोजन का संगठन किस रूप में होता है, कवक है, कवक समझ गए ना, फंजाई, हाँ फंजाई, फंजाई में भोजन का संगठन किस रूप में होता है, तो फंजाई में भोजन का संगठन भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या कवकों में भी भोजन का संगठन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब देखिए इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। सोचो अगर इस हार्मोन की कमी आ जाए, अगर शरीर में यह हार्मोन है कम स्रावित हो, या इसकी क्या आ जाए, कमी आ जाए, इंसुलिन हार्मोन की क्या आ जाए, कमी आ जाए, क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाए तो क्या होगा। तो देखिए इसका कार्य क्या था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो सीधी सी बात है, तो ये है नहीं, तो ये ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगी। तो रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्त के अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। अब जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज है ना, मूत्र के माध्यम से, अतिरिक्त ग्लूकोज है वो मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होने लगती है, मूत्र के माध्यम से शरीर से उत्सर्जित होने लगती है। ध्यान करना कि ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगी, तो ये अतिरिक्त ग्लूकोज है वो रक्त के अंदर रोटेशन करती हुई इसका निस्यंदन कहां होगा, किडनी के अंदर होगा, और किडनी में जब यूरिन या मूत्र का निर्माण होगा तो उसके साथ अतिरिक्त शर्करा है वो शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे अपन मधुमेह, डायबिटीज या साधारण भाषा में शुगर बोलते हैं। मधुमेह, डायबिटीज या शुगर बोलते हैं, सुना होगा आपने, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर किस हार्मोन की कमी से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह, शुगर या डायबिटीज रोग होता है। इसकी मुख्य पहचान ये है कि अगर यूरिन पर चिंटियां लगना शुरू कर दे, यानी मूत्र के ऊपर चिंटियां लगना शुरू कर दे, समझ गए ना बात को, मूत्र के ऊपर चिंटियां लगना शुरू कर दे तो यह मधुमेह रोग की निशानी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त शर्करा है और शर्करा की तरफ चिंटियां आकर्षित होगी। ठीक है, और शर्करा अतिरिक्त कब होगी, जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो उस स्थिति को अपन मधुमेह, शुगर या डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज। अब एक बात और सुनिए, ये जो मधुमेह, शुगर या डायबिटीज है वो कई बार जन्मजात भी होती है,
कई बार जन्मजात होती है या उम्र बढ़ने के साथ अगर इंसुलिन हार्मोन बनना प्रॉपर्ली बंद कर दे तो उस कंडीशन में होती है। जो जन्मजात लोग होते हैं, जन्मजात शुगर के मरीज होते हैं ना, उन लोगों का अग्नाशय या पैनक्रियास, उनके अंदर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं की जो बीटा कोशिका है वो ठीक तरीके से परिवर्तित नहीं हो पाती। जब ठीक तरीके से ये डेवलप नहीं हो पाएंगी उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा और उन बालकों में जन्म से ही क्या होती है, शुगर या मधुमेह होती है। तो ऐसे बालकों में शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के लिए रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और यहाँ तक कि वो एक दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। आपने देखा होगा कई बार छोटे से इंजेक्शन जो यहाँ पर लगते हैं, ठीक है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर करने का कार्य करते हैं। तो ये किसके बारे में था, अग्नाशय या पैनक्रियाज के बारे में था। तो आपको अग्नाशय के बारे में मैंने बताया कि अग्नाशय वो एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशयी रस का निर्माण करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह 3 हार्मोनों का निर्माण करता है, ग्लूकेगोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो डेल्टा या गामा कोशिकाओं द्वारा रिलीज होता है जो ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करेगा, शरीर में ग्लूकोज या शर्करा के स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और ग्लाइकोजन दूसरा है ना, ग्लूकेगोन, ये क्या करेगा, इसके विपरीत कार्य करता है और ये ग्लाइकोजन को वापस किसमें बदलने का कार्य करता है, ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। ये बात पढ़ी थी। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कई बार, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, बताइए। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। चलो 3 बड़ी ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जो गले में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत। और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय या पैनक्रियास है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा था, अग्नाशय के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकायदा आपकी हर एक प्रॉब्लम का जवाब दिया जाएगा। अगली ग्रंथि की अपन बात करते हैं जिसका नाम है लीवर। जिसका नाम क्या है, लीवर। यकृत या लीवर, बहुत बार सुना होगा आपने यकृत या लीवर। अपने लोकल में एक बात बोली जाती है, कालजू, सुना होगा ना, कालजू। तो कलेजा किसे बोलते हैं, यकृत को ही बोलते हैं। कलेजा किसे बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। ये क्या है, कलेजा। इसका दूसरा नाम क्या है, कलेजा। कलेजा, कालजेरी कोर, राजस्थानी में कहा होता है ना, मेरा कालजेरी कोर, ठीक है। हाँ, एक और बोला जाता है, इसका नाम जिगर। हाय मेरे जिगर का टुकड़ा, हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। ये जो जिगर है, कलेजा है, वो किसे बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं। वो किसे बोलते हैं, लीवर। और अक्सर हम ऐसे करके बोलते हैं, हाय मेरे जिगर का टुकड़ा। तो जिगर यहां पर नहीं होता, यहां पर होता है। जिगर यहां पर नहीं होता, कहां पर होता है, यहां पर। शरीर में बाईं ओर होता है कलेजा, कालजो। कलेजा यहां नहीं होता, यहां हृदय होता है, कलेजा यहां पर होता है। लीवर है यहां पर बाईं ओर, उदर गुहा के जस्ट ऊपर, वक्ष गुहा के जस्ट नीचे के भाग में क्या स्थित होता है, जिगर, कलेजा स्थित होता है। जिसके दूसरे नाम क्या है, लीवर और यकृत। जिसके दूसरे नाम क्या है, लीवर और यकृत। और सुनिए, जिगर का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, ये कहावत बहुत बार सुनी होगी आपने।
जिगर का टुकड़ा, जिगर के टुकड़े का इतना महत्व क्यों है, क्यों बोलते हैं बार बार कालजरी कोर और जिगर का टुकड़ा, क्या कारण है ऐसा, बताइए क्या कारण है ऐसा। इसका कारण यह है कि जो लीवर होता है ना, लीवर इस प्रकार से, इस प्रकार से ये जो लीवर है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति के लीवर का एक भाग या अंश उसे हम डोनेट कर सकते हैं, एक टुकड़ा उसका अपन उसे क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लीवर का टुकड़ा है ना, इसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन, क्या बोलेंगे अपन, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, जिससे यह टुकड़ा विकास करके लीवर की कार्य प्रणाली को चलाए रखता है। जिस प्रकार छिपकली का कटा हुआ पूंछ दोबारा नहीं उग जाता, क्या छिपकली का कटा हुआ पूंछ, छिपकली लिजार्ड जिसका कटा हुआ पूंछ दोबारा उग सकता है ना, ठीक उसी प्रकार लीवर का एक कटा हुआ टुकड़ा, लीवर का एक छोटा सा भाग, जिगर का टुकड़ा, कालजरी कोर, ये पुनरुद्भवन के द्वारा दोबारा विकसित हो सकते हैं, दोबारा विकसित होकर ये पूरे लीवर को दोबारा प्रॉपर्ली चला सकते हैं। इस बार इसलिए बोला जाता है जिगर का टुकड़ा या कालजरी कोर, ठीक है। तो यकृत, लीवर, कलेजा और जिगर, यकृत, लीवर, कलेजा और जिगर, ये एक ही अंग यानी यकृत के नाम हैं। अब देखिए आगे, अब ये जो यकृत या लीवर है, यह शरीर में बाईं ओर कहां स्थित होते हैं, कहां स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है, शरीर में बाईं ओर स्थित होता है, जिसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा, जिसका रंग कैसा होता है, गहरा भूरा, गहरा भूरा, या गर्ल्स का फेवरेट कलर चॉकलेटी कलर का होता है। किस रंग का होता है ये, चॉकलेटी रंग का होता है। किस रंग का, चॉकलेटी रंग का। तो मैंने आपको बताया कि लीवर है वो वक्ष गुहा के नीचे और उदर गुहा के ऊपर शरीर में बाईं ओर, यानी कलेजा वो यहां स्थित होता है, यहां, ठीक है। अब सुनिए, ये जो लीवर है इसका रंग होता है गहरा भूरा या चॉकलेटी रंग, गहरा भूरा या चॉकलेटी रंग होता है, ठीक है। यह शरीर में बाईं ओर स्थित होता है और इसकी आकृति होती है, त्रिकोणाकार। इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणाकार आकृति होती है, त्रिभुजनुमा बोल सकते हैं लेकिन त्रिकोणाकार ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। त्रिकोणाकार, इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिकोणाकार होती है। और एक बात और ध्यान रखना कि जो लीवर है ना, यह सामने से देखने पर दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है, सामने से देखने पर दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये दो भागों में बंटता नहीं है, एक ही होता है, लेकिन सामने से देखने पर यह दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। कौन है, लीवर। कौन है, लीवर। लीवर के बारे में एक बात और सुनिए, लीवर है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। और यह ग्रंथि कौन सी है, बाह्य स्रावी। तो शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, ठीक है। तो अब अपन लीवर की कार्य प्रणाली और लीवर किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, जिसके बारे में अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।